बच्चों, कल हम लोग अपनी कक्षा में चेक के प्रकार पढ़ रहे थे कि चेक कितने प्रकार के होते हैं। पहला हमारा होता है बाहक चेक, दूसरा हमारा होता है क्रॉस चेक, तीसरा हमारा होता है उपहार चेक और चौथा हमारा होता है ट्रैवलर चेक या उसको हम लोग यात्री चेक भी कहते हैं। वाहक चेक क्या है? वाहक चेक उस चेक को कहते हैं जिसे ले जाकर कोई भी व्यक्ति बैंक से धन निकाल सकता है। जो खाताधारी है, जिनका बैंक में अकाउंट है, वो अपना चेक ले आके उसमें एक अमाउंट भर के और अपना सिग्नेचर करके जब वो सिग्नेचर वहां से वेरीफाई कर दिया जाएगा तो वो आपको आपका धन निकालने में ये सहायक सिद्ध होता है। इस चेक के माध्यम से हम अपने किसी विश्वसनीय व्यक्ति व्यक्ति से भी इस पैसे को हम निकाल सकते हैं कि वो व्यक्ति उस चेक पे जहाँ यथास्थान सिग्नेचर करने के बाद उस व्यक्ति के माध्यम से इस धन को हम निकाल सकते हैं। उस व्यक्ति का नाम उस पे अंकित होना चाहिए उस चेक पे। दूसरा हमारा होता है क्रॉस चेक। क्रॉस चेक यानी कि उसको हम लोग रेखांकित चेक भी कहते हैं, जिसके बाईं ओर दो समांतर रेखाएं खींचे जाती हैं। इस चेक का पैसा जो होता है वो प्राप्तकर्ता केवल अपने खाते में ही जमा करा सकता है, उससे किसी और के खाते में पैसा नहीं ट्रांसफर हो पाता है। तीसरा हमारा होता है उपहार चेक। उपहार चेक अपने किसी प्रियजन को या किसी उस शुभ अवसर पे देने के लिए उपहार चेक का प्रयोग किया जाता है। ये चेक हमारा जैसे हम उनको मुंडन संस्कार हो रहा है, विवाह है या कोई इस तरह के जो समारोह हैं जिसमें हम उनको चेक के माध्यम से भी पैसा उपहार दे सकते हैं। पहले इस चेक के माध्यम से 21, 51, 11 और 101 रुपए तक की चेक मिलते थे। उसके बाद हमारा आता है यात्री चेक। इसको हम लोग ट्रैवलर चेक भी कहते हैं। ये बैंक द्वारा उपलब्ध कराया जाने वाला चेक होता है जो प्राप्तकर्ता को सुरक्षित रखता है। उस जो कहीं यात्रा कर रहे हैं वो यात्रियों के लिए काफी लाभदायक होता है। ये 1000 की धनराशि का ये चेक होता है। ये इसको हम अपने साथ ले जा सकते हैं। इसके चोरी का या और किसी चीज की का कोई संदेह नहीं रहता है। ये काफी सुरक्षित माना जाता है। उसके बाद हम लोग आज पढ़ेंगे चेकबुक और पासबुक। चेकबुक क्या है? चेकबुक बैंक में अपने धन निकालने की प्रपत्र की पुस्तिका को हम लोग चेकबुक कहते हैं, जिसके माध्यम से हम लोग धन निकालते हैं। ये चेकबुक हमको बैंक द्वारा मांगने पे ये चेकबुक हमको इशू होता है। ये 15 पेज, 20 पेज, 25 पेज, इस तरह का 50 पेज तक का ये चेकबुक होता है। जब हम लोग चेकबुक लेते हैं तो हमको एक बार उस चेक के में कितने पन्ने हैं उसको अच्छे से गिन लेना चाहिए। ये चेकबुक से हम धन निकाल सकते हैं। पासबुक जो होता है वो हमारा बैंक खाते की विवरण की पुस्तिका को पासबुक कहते हैं, जिसमें हमारे बैंक के खाते का पूरा विवरण होता है। उसमें हमारा अकाउंट नंबर, उसमें खाता संख्या होता है, हमारा एड्रेस होता है, हमारा नाम होता है और हम कितनी धनराशि उसमें जमा कर रहे हैं और कब हम उसको निकाल रहे हैं और जो हमारा बैंक जो हमको ब्याज देता है वो सारा उसमें अंकित होता है। इस जो लेखा पुस्तिका होती है या हम लोग उसको खाते का विवरण उसमें हमारा जो होता है वो अंकित होता है, उसी को हम लोग पासबुक कहते हैं। उसके बाद कल हम लोगों ने पढ़ा बैंक के माध्यम से विनियोजन कैसे किया जाता है और डाक खाने के माध्यम से विनियोजन कैसे किया जाता है। तीसरा हमारा जो मुख्य है जीवन बीमा योजना, इसके द्वारा कैसे विनियोजन किया जाता है हमारे धन का, हमारी बचत का। जीवन बीमा योजना पारिवारिक बचत का एक उत्तम साधन है। इसके द्वारा जो हम पॉलिसी लेते हैं, जो जीवन बीमा लेते हैं, वो हमारी आयु
और हमारे हमको कितने धनराशि जमा करनी है, अपनी स्वेच्छा के अनुसार हम इसको ले सकते हैं कि हमारा कितना पॉलिसी होगा। इसमें जो हमारी किस्तें बनी होती हैं, जो हम जितने का हम बीमा लेते हैं, उस बीमा के हिसाब से जो हमारी किस्त बनी होती है, वो जैसे निर्धारित एक समय सीमा होती है, उसमें हमको जमा करना होता है। चाहे वो मतलब प्रतिमाह हमको जमा करना हो, या तिमाही हो, या छमाही हो, या हमको सालाना, ये हमको जो किस्त जमा करनी होती है वो इस तरह से किस्तों में बांटी जाती है। उसके इसमें जैसे और जगहों पे जो हम पैसा जमा करते हैं, अपना जो नियोजन करते हैं धन का, तो उसमें हमारा जो मुख्य हम जो धन डालते हैं उस पे हमको ब्याज मिलता है, परंतु इसमें जो हमारा होता है ये हमारे जीवन को वो सुरक्षित करता है। ये जो बीमा पॉलिसी है, इसमें हम लोग जो धन डालते हैं, अगर दुर्घटना बस या किसी बीमारी से व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, जो इसका धारक है, जो इस योजना को लेता है, उसकी अगर मृत्यु हो जाती है, तो मृत्यु के उपरांत जो होता है, ये जो बीमा कंपनी है वो इसका जो जितने का हम लोग बीमा लेते हैं, वो बीमा ब्याज के साथ हमको देता है। चाहे हम उसमें कम ही किस्त जमा किए हों, जैसे 4-5 ऐसे किस्त जमा करने के बाद भी ये हमको पूरा हमारा जो धन होता है उसको हमको ये दे देता है ब्याज के साथ। उसके बाद हमारा आता है भविष्य निधि योजना। यह एक सरकारी योजना है तथा सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थानों, अस्थायी रूप से नौकरी करने वाले व्यक्तियों के लिए ये बचत का एक उत्तम माध्यम है। इस योजना के अंतर्गत अस्थायी रूप से कार्यरत व्यक्तियों के वेतन से एक निश्चित धनराशि प्रति माह काट ली जाती है। भविष्य निधि योजना 2 प्रकार की होती है। पहले प्रकार में कर्मचारी अपने वेतन का अपनी इच्छा अनुसार कम या अधिक अंश कटा सकता है, उसे अपने खाते में जमा करवा सकता है, उस पे उसको 8% ब्याज लगता है। इस योजना में जमा धन राशि पर 8% वार्षिक ब्याज उसको मिलता है। दूसरा जो प्रकार है, उसके अंतर्गत जो कर्मचारी आते हैं, जो वेतन में एक निश्चित धनराशि जो उसके मूल वेतन का 10% ये कटवा सकता है। इसके वो एक निश्चित होता है कि मूल वेतन का 10% ही वो जो भविष्य निधि है उसमें जमा कराता है, उसमें भविष्य निधि खाते में जमा करा दी जाती है। इस योजना के अंतर्गत 8% वार्षिक ब्याज की दर से वार्षिक ब्याज भी इसमें मिलता है। दूसरी हमारी है यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। यह योजना सन 1964 में प्रारंभ की गई। बचत के विनियोजन की यह एक सफल एवं लाभप्रद और सुरक्षित योजना है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य परिवार की अल्प बचत को एकत्रित करके देश में कार्यरत जो उद्योग धंधे हैं उसमें लगाया जाता है। यह भारत सरकार द्वारा संचालित संस्थान है, जिसमें हमारा जो हम पारिवारिक बचत करके जो हम धन एकत्रित करते हैं, इस एकत्रित धन का हम लोग इसमें इस योजना में हमारा जो धन होता है वो सुरक्षित रहता है। हम लोग जो भारत सरकार है वो हमारे इस धन का अपने उद्योग धंधों में इसका प्रयोग करती है। उसके बाद हमारा आता है कंपनियों के शेयर्स। कंपनियों के जो हम शेयर्स होते हैं, जो हमारे उद्योग धंधे होते हैं, वो उद्योग धंधों में काफी धन लगाना पड़ता है, काफी धन की आवश्यकता होती है समय समय पे। तो कुछ कंपनियां जो होती हैं, छोटे या बड़े जो भी कंपनियां होती हैं, वो अपने शेयर्स को मार्केट में बेचती हैं। जब उस समय हम जो शेयर्स खरीदते हैं, हमको इस बात का ध्यान देना चाहिए कि जो कंपनी शेयर्स बेच रही है मार्केट में, वो जो शेयर है वो किस कंपनी का है, वो कंपनी कैसी है, वो
अच्छी कंपनी है, जो लंबे समय तक कार्य कर सकती है। कोई ऐसी कंपनी तो नहीं है जो बंद होने वाली है। तो उस तरह की कंपनियों का शेयर्स ही खरीदना चाहिए जिसमें हमको लाभ मिलता है, अन्यथा हमको हानि होती है। जैसे शेयर्स जो कंपनियां होती हैं जो बंद होने की कगार पे होती हैं, वो कंपनियां भी अपने शेयर्स बेचती हैं। तो इस तरह के जो ये बचत है वो हमारा बहुत उत्तम किस्म का नहीं है, लेकिन जो हम लोग अपनी अगर शेयर्स खरीदते हैं तो इसका ध्यान देना चाहिए कि वो कंपनियां जो होती हैं वो विश्वसनीय हो और लंबे समय तक कार्य कर रही हो या अच्छा काम करती हो। उस कंपनियों के शेयर्स ही हमको खरीदने चाहिए। बच्चों, हमारा ये जो चैप्टर हम लोग शुरू किए थे, आय व्यय और बचत डाकखानों के माध्यम से, बैंक के माध्यम से, इसमें हम लोगों ने काफी जानकारी हासिल की। आज ये हमारा चैप्टर जो होता है यही समाप्त होता है। धन्यवाद।